बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग। मैं हूं आपका टीचर आसिम महमूद। उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। एक इंग्लिश कहावत है, कहते हैं कि इफ़ यू कांट डू ग्रेट थिंग्स डू स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वे। बेटे आज के दिन से हमारे यानी थर्ड लेक्चर से हमारा प्रॉपरली अकाउंटिंग का स्टार्ट हो रहा है। पहले दो लेक्चर्स में जस्ट इंट्रो था। हमने पहले लेक्चर में तो बिल्कुल अकाउंटिंग के मुतल्लिक कोई ख़ास बात नहीं की। हमने ज़्यादातर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को देखा, बिज़नेस की टाइप्स को देखा। सेकंड लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को देखा। थर्ड लेक्चर में अब हम बेटा अकाउंटिंग को प्रॉपरली स्टडी करने जा रहे हैं। कुछ सवालात आपके अराइज हुए लेक्चर नंबर 2 के बाद कि सर हमें तीनों अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेंगी या हमारे कोर्स में तीनों अकाउंटिंग शामिल है। तो बेटा ये बात याद रखिएगा कि एटलीस्ट आईकॉम लेवल पर और बीकॉम पार्ट 1 में किसी किस्म का कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है। हाँ, अगर आप इन फ्यूचर सीए की तरफ जाते हैं या एसीसीए की तरफ या हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इनिशियली सब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाते हैं। तो इट्स मीन कि अभी भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी आईकॉम 1 हो या आईकॉम 2 हो या बीकॉम पार्ट 1 हो, इन सब में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा, ये बात याद रखिएगा। हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट लेना है ताकि हमारे लिए चीज़ आसान रहे। हमने सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी टर्मिनोलॉजीज़ पर, टर्म्स पर। टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती है, टर्म्स क्या होती हैं, मतलब तो आप सब बच्चों को पता होगा। लेकिन एक आपको एग्जांपल ऐसे देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई ज़बान सीखते हैं, कोई न्यू लैंग्वेज सीखने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको कोशिश की जाती है कि आपको उस ज़बान के अल्फाज सिखाए जाएँ। जैसे बचपन में आपको कुर्सी के लिए इंग्लिश लफ्ज़ चेयर सिखाया गया था, और अब आपके सामने अगर कोई बोले चेयर तो आप चेयर को आसानी से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि चेयर का मतलब कुर्सी होता है। लेकिन एक वो शख्स जो बिल्कुल इंग्लिश से नावाकिफ़ है, अगर आप उसके सामने चेयर का लफ्ज़ बोलेंगे तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही होगी। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजीज़, ये जो हम अकाउंटिंग में अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। अच्छा, पहली बात, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ये इंग्लिश वर्ड्स, दीज आर जस्ट इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन हम लिटिल बिट अपने अंदाज में उनको हम एलैबोरेट कर रहे होंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम इसको टर्मिनोलॉजीज़ को आगे लेके चलते हैं। टर्मिनोलॉजीज़ शुरू करने से पहले बेटा एक छोटी सी एग्जांपल है। सपोज करें हम एक यूटिलिटी स्टोर की एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आप यूटिलिटी स्टोर को कभी देखेंगे, अगर आप यूटिलिटी स्टोर आपका जाने का इत्तेफाक हुआ तो आपने देखा होगा कि यूटिलिटी स्टोर में उसके जो भी वो शॉपकीपर होता है उसके सर पर एक अदद पंखा चल रहा होता है। इसके अलावा उसने बोतलें ठंडी रखने के लिए फ्रिज रखा होता है। मे बी उसके पास कोई कार हो या मे बी वैन हो जिसमें वो अपना सामान लोड करके लाता हो, मे बी। इसके अलावा उसके पास वेट मशीन होती है जिस पे वो चीज़ें तोल के आपको दे रहा होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि वो जो मेन चीज़ें होती हैं, दाल चावल चीनी, मैंने जानबूझ के रोमन इंग्लिश यूज़ की हुई है, दाल चावल मीन्स राइस, चीनी, शुगर, या सब बात है, आपको पता है। इसके अलावा साबुन, शैम्पू, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक यूटिलिटी स्टोर में अवेलेबल होती हैं। मुझे यहाँ से एक बात समझाएं कि यूटिलिटी स्टोर में इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है और इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है। सोच के बता सकते हैं बेटा? चलें मैं आपको बताता हूँ। यूटिलिटी स्टोर में जो ये वाली चीज़ें होती हैं बेटा, ये नॉट फॉर सेल होती हैं। ये बेचने के लिए हमने नहीं रखी, हम इसको सेल नहीं करते। जबकि यूटिलिटी स्टोर में अगर आप जाएंगे, किसी भी किराना शॉप पे जाएंगे, तो वो दाल चावल चीनी साबुन शैम्पू इस तरह की चीज़ें उसने क्या रखी होती हैं, सेल करने के लिए रखी हुई होती हैं। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं अपनी टर्मिनोलॉजीज़ का। ये एग्जाम्पल हमारे दिमाग में होगी तो हमें टर्मिनोलॉजी समझने में आसानी होगी। द वेरी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज बेटा गुड्स। गुड्स का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो हम गुड्स कहते हैं अशिया को, चीज़ों को। अकाउंटिंग में हम उन चीज़ों को गुड्स कह रहे होते हैं जो चीज़ें हमने फॉर सेल रखी हुई होती हैं। वैसे तो हर चीज़ गुड्स है। ये मार्कर मेरे हाथ में, ये भी गुड्स है, कोई चीज़ है ना, हर चीज़ गुड्स है। ये फ़ैन लगा हुआ है, इधर बल्ब्स लगे हुए हैं, ये सब के सब क्या है बेटा, ये चीज़ें हैं, गुड्स हैं। लेकिन हमारी अकाउंटिंग में इसका मीनिंग जो है बेटा वो डिफरेंट है। हम सिर्फ उस चीज़ को गुड्स कहते हैं जो चीज़ हमने फॉर सेल रखी हुई होती है। यानी अगर मैं इसको डिफाइन करूँगा तो मैं कहूँगा बेटा गुड्स आर दोज थिंग्स which are bought for reselling purpose. Goods
वो चीज़ें होती हैं गुड्स, हम उन अशिया को कहते हैं जिनको हमने किस लिए ख़रीदा है, बेचने की गर्ज से, दोबारा बेचेंगे। यहाँ पर आए, इस एग्जाम्पल पर आए, देखें यूटिलिटी स्टोर के मालिक ने फ़ैन इसलिए नहीं ख़रीदा था कि वो बेचेगा तो उससे मुनाफा कमाएगा। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है आप यूटिलिटी स्टोर पर गए और उसे कहें यार भाईजान फ्रिज बेचोगे, थोड़ी देर बाद उसे कहो पंखा बेचोगे, वो गुस्सा हो जाएगा, वो कहेगा भाई ये शॉप दाल चावल चीनी के लिए है, यहाँ पर दाल चावल चीनी बिकते हैं, यहाँ पर पंखे नहीं बिकते, यहाँ पर फ्रिज नहीं बिकता, ये तो मैंने अपने यूज़ के लिए रखा हुआ है। तो इसलिए बेटा हमारे पास जो चीज़ें, ये आपको नज़र आ रहा है बेटा, जो चीज़ें फॉर सेल नहीं है हम इनको गुड्स भी नहीं मानते, हम इन चीज़ों को गुड्स नहीं मानते। हाँ, जो चीज़ें फॉर सेल है ये चीज़ें क्या है बेटा, वेरी गुड गुड्स हैं। एक यूटिलिटी स्टोर में दाल चावल चीनी साबुन शैम्पू ये सब की सब उसके लिए क्या है बेटा, गुड्स हैं। अब यहाँ से आपके दिमाग में एकदम एक बात क्लिक कर रही होगी, सर ये बात तो ठीक हो गई कि फ़ैन यूटिलिटी स्टोर वाले के लिए गुड्स नहीं है क्योंकि उसने पंखा बेचना नहीं है, लेकिन अगर एक पंखा सेलर है, फ़ैन सेलर है, क्या फ़ैन सेलर के लिए फ़ैन गुड्स हैं? यस श्योर, उसके लिए फ़ैन गुड्स हैं। इसी तरीके से एक फ्रिज सेलर के लिए फ्रिज गुड्स है, एक कार सेलर के लिए कार्स गुड्स है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ क्लॉथ सेलर क्लॉथ्स आर गुड्स। एक क्लॉथ सेलर के लिए, कपड़ा बेचने वाले के लिए कपड़ा गुड्स है। अगर आप उसकी दुकान पर जाके कहोगे कि भाईजान मुझे एनर्जी सेवर बेचोगे, तो बेटा वो आप उसे छेड़ रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, वो तो चिढ़ेगा, वो तो आपको कहेगा भाईजान ये कपड़ा बेचने वाली दुकान है, यहाँ पर कपड़ा बिकता है, तो इसलिए उसके लिए वो एनर्जी सेवर गुड्स नहीं है। लेकिन अगर आप अपने मोहल्ले की इलेक्ट्रिक शॉप पे जाते हैं जहाँ से आप उसे एनर्जी सेवर डिमांड करते हैं, तो बेटा वो एनर्जी सेवर उसके लिए क्या है, गुड्स है। इसी तरीके से एक फर्नीचर बेचने वाला है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स हैं। लेकिन अगर आप यूटिलिटी स्टोर पे जाके उस भाईजान को बोलोगे कि यार भाई आप अपनी चेयर मुझे बेच दें, तो वो गुस्सा ही करेगा, दूसरी बात नहीं करेगा। फॉर फर्नीचर सेलर चेयर्स टेबल्स आर गुड्स। एक फर्नीचर बेचने वाले के लिए चेयर्स टेबल्स ये चीज़ें गुड्स होती हैं। एक कैमरा बेचने वाले के लिए बेटा कैमरा गुड्स होते हैं। एक मोबाइल बेचने वाले के लिए मोबाइल गुड्स होती हैं। आप कभी मोबाइल शॉप पे जाते हैं तो बड़ा अच्छा एसी उन्होंने लगाया होता है, ठंडा ठंडा उन्होंने एनवायरनमेंट किया होता है, तो आप कभी भी उस शॉप पे जाके ये तो नहीं कहते ना कि भाईजान मुझे अपना एसी बेच दें। क्यों? वो एसी बेचने वाली दुकान नहीं है, उसके लिए एसी गुड्स नहीं है, उसके लिए मोबाइल फ़ोन गुड्स है। अगर आपने एसी खरीदना है तो आप एसी वाली शॉप्स पे जाएं जहाँ पर एसी बिकता है, तो वहां पर जो एयर कंडीशन बेचने वाला होगा उसके लिए वो चीज़ें गुड्स हैं। इतनी एग्जाम्पल्स काफ़ी होंगी, आपको होप्स हो कि गुड्स समझ आ गई होंगी कि गुड्स क्या चीज़ होती हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्मिनोलॉजी है परचेजेस। परचेजेस का मतलब होता है कोई चीज़ खरीदना, खरीदारी करना। अगर आप इस यूटिलिटी स्टोर वाली एग्जाम्पल पे गौर करेंगे बेटा, तो यहाँ पर अगर मैंने ये यूटिलिटी स्टोर खोला होगा तो मैंने फ़ैन भी परचेज़ किया होगा, फ्रिज भी परचेज़ किया होगा, ये सारी की सारी चीज़ें दाल चावल चीनी ये सब कुछ परचेज़ किया होगा। लेकिन यहाँ पर फिर अकाउंटिंग हमें लिमिट करती है। अकाउंटिंग कहती है मेरे नज़दीक हर चीज़ का ख़रीदना परचेजेस नहीं है। अकाउंटिंग क्या बात कह रही है बेटा कि मेरे नज़दीक हर चीज़ का ख़रीदना परचेजेस नहीं है। सपोज करें आपने फ़ैन परचेज़ किया है लेकिन बेचने की गर्ज से नहीं ख़रीदा, तो अकाउंटिंग कहती है कि आपने इसको परचेजेस भी नहीं बोलना। हमारे नज़दीक परचेजेस क्या होती हैं? गुड्स का ख़रीदना। एक छोटी सी एग्जांपल है, सपोज करें आप हैं मोबाइल फ़ोन सेलर्स, आप सेल फ़ोन बेचते हैं, मोबाइल फ़ोन बेचते हैं, आपके लिए क्या चीज़ गुड्स है? शाबाश, मोबाइल फ़ोन। तो डेफिनेटली बेटा फिर आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदे होंगे। अगर आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदे हैं तो मोबाइल फ़ोन का ख़रीदना परचेजेस कहलाता है। लेकिन जो आपने अपनी शॉप के लिए एसी ख़रीदा है वो एसी गुड्स भी नहीं है और उस एसी का ख़रीदना परचेजेस भी नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से बेटा मैं परचेजेस को डिफ़ाइन करता हूँ कि बाइंग ऑफ गुड्स इज नोन एज परचेजेस। गुड्स का खरीदना परचेजेस कहलाता है। आप ये बात सोच रहे होंगे कि इस बातों पे हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, ये तो 1 मिनट में भी बात समझाई जा सकती है। बेटे ये बात 1 मिनट में उस बच्चे के लिए आसान है समझना कि जिसका थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, लेकिन वो बच्चा जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग देख रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। और जब अगर हमने बेस अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई तो बेटा उसके ऊपर इमारत खड़ी करना बहुत मुश्किल है अकाउंटिंग की।
इसलिए हमारी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी स्ट्रांग बेस होगी उतनी आसानी से हम अकाउंटिंग को सीख पाएंगे। थर्ड टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं, सेल्स। और कुछ आपको आइडिया होने जा रहा होगा बेटा कि सेल्स में क्या चीज आती है। दोबारा यूटिलिटी स्टोर की एग्जांपल देखते हैं। बेटा देखिए, हम यूटिलिटी स्टोर वाले को ये मना तो नहीं कर सकते कि भाईजान आप अपना पंखा सेल ना करें। हो सकता है वो इसलिए सेल कर रहा हो कि उसका पंखा पुराना हो गया, या वो अपना फ्रिज इसलिए सेल कर रहा है कि वो कूलिंग सही नहीं कर रहा है। उसने कहा कि ये वाला फ्रिज बेचो, नया ले लेंगे। वो दाल चावल चीनी तो वैसे ही सेल करने के लिए उसने खरीदी हुई है, यानी ये चीजें तो वो वैसे ही सेल करता है। माइट भी पॉसिबल कि 2 साल बाद 3 साल बाद वो अपना फ्रिज बेच दे, पंखा बेच के नया पंखा खरीद ले। तो अकाउंटिंग यहां पर फिर आपको रिस्ट्रिक्ट करती है, लिमिट करती है कि अगर आपने अपनी ये वाली चीजें जो कि नॉट फॉर सेल थी, अगर आप इनको भी दोबारा सेल करेंगे तो ये आपकी सेल्स नहीं है। आपकी सेल्स क्या है? आपकी सेल्स दाल चावल चीनी का बेचना है। क्यों? आपका यूटिलिटी स्टोर है। तो यहां से आपको मैं बात समझाऊंगा कि बेटा ये सेल्स नहीं है। अगर हम ये चीजें सेल कर देंगे तो ये सेल्स में नहीं आएगी। बेटा सेल्स में क्या चीज आती है? बेटा गुड्स। तो आसान सी बात होगी बेटा, इस बात को नोट कर लें। गुड्स का खरीदना परचेजेस कहलाता है, गुड्स का बेचना सेल्स कहलाता है। और गुड्स क्या होती हैं? वो चीजें जो आपने दोबारा सेल करने के लिए रखी हुई हैं। सेल्स को डिफाइन करते हैं बेटा। सेल्स को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? सेल्स अगर इसकी डेफिनेशन देखिए तो ये काफी हद तक गुड्स से मिलती जुलती है, बिकॉज गुड्स का ही खरीदना परचेजेस है, गुड्स का ही बेचना सेल्स होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये डेफिनेशन भी ठीक है कि सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज सेल्स। ठीक है बेटा। कुछ बच्चे यूं भी कहते हैं कि इफ सेलेबल आइटम्स आर सोल्ड इट इज नोन एज सेल्स। ये बात भी ठीक है। यूं भी आप ठीक कहेंगे कि सेल्स इंक्लूड्स दोज थिंग्स विच वर बॉट फॉर रीसेलिंग पर्पस। बेटा इसको नोट कर लें, वीडियो को पास करें, ये सारी चीजें लिख लें और उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस सारी चीज को सम अप करते हैं बेटा कि एक मोबाइल फोन सेलर है और उसने ये चीजें खरीदी हैं। उसने 3 अदद एयर कंडीशन खरीदे 3 लाख रुपए के और 10 अदद मोबाइल फोन खरीदे 5 लाख रुपए के। उसने ये वाली चीजें सेल कर दी। 1 अदद एसी जो कि डैमेज हो गया था और 6 सेल फोन्स 4 लाख रुपए के सेल कर दिए। अब आपसे मेरा सवाल है कि पहली बात ये चीज डिफाइन करें कि मोबाइल फोन सेलर है तो इसके लिए गुड्स क्या है? इसके लिए गुड्स क्या है? वेरी गुड, मोबाइल फोन। उसके लिए ये मोबाइल फोन गुड्स है, ये चीजें गुड्स हैं, एसी गुड्स नहीं है। अब दूसरा सवाल, उसने जो टोटल खरीदारी की है बज़ाहिर 5 लाख और 3 लाख 8 लाख रुपए की चीजें खरीदी हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे कि उसने परचेजेस कितने की है? उसने सिर्फ 5 लाख की परचेजेस की हैं। उसने सिर्फ 5 लाख रुपए का माल खरीदा है। हम 3 लाख को परचेजेस में शामिल नहीं करेंगे। इसको किस चीज में शामिल करेंगे ये बात की बात है, ये बाद में समझेंगे हम। लेकिन फिलहाल आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि इसकी जो परचेजेस की अमाउंट है वो 5 लाख है, वो 8 लाख नहीं है, क्योंकि हमने यही बात की थी कि गुड्स का खरीदना परचेजेस कहलाता है। और लास्ट में बेटा जब उसने सेल्स की है तो अब आपसे दोबारा यही सवाल है कि टोटल कितनी अमाउंट की सेल्स की है? सोच के बताएं बेटा। शाबाश, वेरी गुड। सिर्फ ये वाली चीज सेल्स में आएंगी, हम इस चीज को सेल्स में शामिल नहीं करेंगे। ये चीज सेल में शामिल नहीं है। तो टोटल उसकी जो सेल्स की अमाउंट है दैट इज 400,000। आई थिंक सो बेटा आपको ये बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को ऐड करने से पहले आपको वीडियो के ऊपर एक लिंक नजर आ रहा होगा, ये नोट्स के लिए एक शॉर्ट सा लिंक है बेटा। इसको क्लिक करें, डाउनलोड करें। अगर आपको वीडियो के ऊपर लिंक नहीं नजर आ रहा किसी भी वजह से तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। काइंडली इस लिंक से आप नोट्स डाउनलोड करें। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे और मैं इसी तरीके से आपको छोटे छोटे से नोट्स देता रहूँगा ताकि आपका फ़ायदा होता जाए।